Good morning, all of you. Good morning, Aryan. Good morning, Atharv. Good morning, Kosika, Khushbu, Yogeshwari. Good morning, Sumit. Good morning, Lipigya. Good afternoon, Sarvari. Good morning, Arya. Good morning, Parth, Ayush. Good morning, Swayam. Good morning, Anusri, Manjari. Yes, good morning, all. सरवरी का गुड आफ्टरनून हो रहा है। ओके, आप बोलोगे कि सर क्या बोल रहे हैं। चलो ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। जैसे कि बेटा आप लोगों का लास्ट लेक्चर में डिमांड था कि लास्ट लेक्चर में बहुत कुछ हम लोगों ने बहुत सारा पोर्शन एक साथ देख लिए हैं और वो सारे पोर्शन का आप लोग रिविजन चाहते थे। ओके, तो क्या रिवाइज करना है, क्योंकि इस चैप्टर का हमारा ओनली एकमात्र एक टॉपिक बचा है हमारा, जो कि है क्या चीज, काउंटर करंट मैकेनिज्म, और फिर उसके बाद हम लोग ऑर्डर देखेंगे। लेकिन स्टूडेंट, जो हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है, यदि हम देखें तो इसे समझने के लिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जो किडनी का फिजियोलॉजी है वाला पोर्शन, और ऑल थिंग, वो सारा पोर्शन आप लोगों का क्लियर होना चाहिए अच्छी तरह से, तब जाके ही आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म समझ में आएंगे। तो सबसे पहले मुझे बेटा ये रिस्पॉन्स करेंगे आप लोग कि क्या आप लोगों का एक्सक्रीशन अच्छी तरह से रिवाइज हो गया है। इफ यस, तो हम आगे बढ़ते हैं। यदि नहीं हुआ है तो एक बार बेटा आप लोगों को नीड है एंटायर चैप्टर का रिवीजन का। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं यस सर, सभी के टोटल क्लियर है, आर्यन, अथर्व, रिया, कोशिका। ओके, क्या आप रिवीजन चाहते हैं या आगे बढ़ना है? स्वयं को रिवीजन चाहिए। ट्यूबुलर सिक्रेशन प्रज्वल, लेट्स गो अहेड। खुशबू रिवीजन चाहती है, आर्या रिवीजन चाहते हैं। बेटा मैं आपको ना चैट टू एवरीवन दे रहा हूँ, जितने लोग रिवीजन चाहते हैं नहीं चाहते, चैट टू एवरीवन पे रिस्पॉन्स करो, ठीक है। आयुष रिवीजन चाहता है, क्योंकि बेटा रिवीजन क्यों जरूरी है उसका मैंने रीजन बता दिया है। यदि आपको कॉन्फिडेंट है कि सारी चीज़ें ओके हैं तो आगे बढ़ेंगे, और रिवीजन चाहिए तो विद द हेल्प ऑफ वंडरफुल डायग्राम, वंडरफुल एनिमेशंस, जिसके साथ मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस कोशिका का डिमांड है। योशित, मंजरी, सुमीत, खुशबू, खुशी वांट्स रिवीजन। अश्लेषा सेजल वांट्स रिवीजन। खुशी डांडे रिवीजन। अनुश्री रिवीजन। ओके चलो, तो वंडरफुल एनिमेशन एंड वंडरफुल पिक्चराइजेशंस के साथ आज का ये जो सेशन रहेगा हमारा रिवीजन सेशन, जो कि आज हम देखेंगे, जिसमें बहुत सारा पोर्शन आपका बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। यदि किसी ने कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया है, ठीक है, तो डोंट वरी, आपका आज का ये जो सेशन रहेगा इसमें बहुत सारा पोर्शन जो है मैं बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर करा दूंगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट बेटा आज क्लास ज्वाइन नहीं किए, क्या प्रॉब्लम है? कल किसी का मैसेज आया था मुझे कॉल पे बात करना है करके, कौन था बेटा? क्लास में हो क्या? उसके बाद कॉल नहीं आया मुझे। योगेश्वरी, ओके ठीक है बेटा। तो आज क्लास के बाद, जैसे आपका क्लास हो जाए आज, या तो 12 के बाद या 2 के बाद, 1 के बाद, आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। या कुछ प्रॉब्लम है आप अभी पूछ सकते हो, तो मैं अभी आपको वॉइस एक्सेस दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप अभी भी आप मुझसे पूछ सकते हो, और अदरवाइज अभी नहीं है तो आप बाद में कॉल कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट कुछ डिस्टर्ब किए, और देखते हैं एक एक पार्ट सारी चीज़ें। ओके, आर यू रेडी? ग्रेट। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ पोर्शन जो है उसे हम रिवाइज करेंगे। एक फास्ट एनिमेशन है जिसकी हेल्प से समझेंगे, ठीक है, एक एक पार्ट। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, एक ह्यूमन जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हम देख रहे हैं। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की यदि हम बात करें
तो इसमें आप लोगों को पहली चीज तो यहाँ पे जो पिक्चराइजेशन जो दिखाई दे रही है, इसमें सबसे पहले ये जो पार्ट है, ये वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस पार्ट को हम यहाँ पे समझेंगे अभी। ओके, तो इसी के साथ साथ यहाँ पे जो भी पोर्शन है वन बाय वन हम स्टडी करेंगे, जिसमें पहली चीज तो देखिए बेटा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आप बहुत अच्छे से जानते हो, जो कि कंसिस्ट करता है फर्स्टली क्या चीज, पेयर ऑफ किडनी, उसके जस्ट अपर पोर्शन पे एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो हार्मोन सिक्रेट करती है। एड्रेनलिन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है यहाँ से सिक्रेट होता है। उसी के साथ साथ ये एक ट्यूब के समान आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो यूरेटर, उसके बाद आता है यूरेथ्रा। इस तरह से बेटा ब्लड वेसल्स का यहाँ पर सप्लाई होता है, और ब्लड वेसल्स की सप्लाई में यदि हम देखें तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज दिख रहा है बेटा, एक तो हमारा रेनल आर्टरी और रेनल वेन्स जिससे ब्लड जो है किडनी में पास होगा, इंफीरियर वेना कावा जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट तक के लेके जाएगा। ओके, ये सारा पोर्शन जो है वैसे भी हम लोगों ने लास्ट इसमें स्टडी कर चुके हैं। आज प्रहलाद का मैसेज नहीं मिला, प्रहलाद क्लास में नहीं है कि बेटा आज? ओके चलो, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने जो एक एक पार्ट का स्टडी किए हैं, तो पहली चीज तो यहाँ पे, अच्छा हो प्रहलाद, ग्रेट, हम सबसे पहले किडनी जो है इसे समझते हैं। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो आपको किडनी जो दिखाई दे रही है, तो इसमें आउटर जो पोर्शन है एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, ये हम लोगों ने देखे हैं। ठीक, किडनी का एक्चुअल रोल क्या होता है वो भी हम पहले समझ लेते हैं। तो मैंने पहले कहा बेटा, किडनी जो है रेगुलेटरी फंक्शंस करता है। कैसे रेगुलेट करता है बेटा, एक तो पीएच वॉल्यूम जो है ये रेगुलेट करेगा। ओके, और पीएच वॉल्यूम के साथ ही साथ यहाँ पे जो रेगुलेशन होगा, ठीक है, मींस किडनी का जो रेगुलेटरी फंक्शन है, यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन मैंने आप लोगों को इसके पहले समझाया था। क्या चीज, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन मींस क्या होगा, जो हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस है वो मेंटेन होगा। ठीक है, पीएच जो है, पीएच का वॉल्यूम जो है, जैसे हम लोगों ने देखे थे बेटा, H+ का सिक्रेशन होता है, अमोनियम आयन सिक्रेट होता है, K+ सिक्रेट होता है। तो इसकी हेल्प से क्या होता है, पीएच जो है ये भी रेगुलेट होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट कंपोनेंट होते हैं वो किडनी क्या करता है, रिमूव करता है। और साथ ही साथ 4 डिफरेंट टाइप के हार्मोन किडनी से सिक्रेट होता है, जो कि यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड जो यहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ से 4 डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट होते हैं। वो कौन से होते हैं वो आगे चल के वो भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ओके, वेरी गुड अथर्व बेटा। किडनी का जो आउटर पोर्शन है बेटा, जिसे रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और सेकंड पार्ट जो है रिनल मेडुला, जहां पर मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट होते हैं, ये हम लोगों ने देखे थे। इसी के साथ साथ यहाँ पे और भी हम थोड़ा सा किडनी के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये आपको रिनल पिरामिड देखने को मिल रहा है जो मेडुलरी रीजन पे है। उसके बाद रिनल पेल्विस भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, जो कि यूरिन को कलेक्ट करके पास करेगा यूरिनरी ब्लैडर तक के विद द हेल्प ऑफ यूरेटर। किडनी में जो है यदि स्पेशल फंक्शंस हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज तो जो मेडुलरी पिरामिड जो होता है, जहाँ पे नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, किडनी का फंक्शनल यूनिट, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का रिच सप्लाई होता है। ये देखो आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरह से रिनल आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है सफिशियंट अमाउंट में आएगा, और रिनल वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जाता है। जब ब्लड आता है तो फाइनली कहाँ पहुंचता है, ये नेफ्रॉन पे। और नेफ्रॉन क्या है बेटा, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। अब किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है, जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन, तो थोड़ा सा हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को भी हम समझ लेते हैं। ओके, तो अभी हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझेंगे, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किए थे। इसमें एक तो माल्पिजियन बॉडी, और दूसरा हम लोगों ने रीनल कैप्सूल्स जो हम लोगों ने देखे थे। तो अभी हम वो वाला पोर्शन वंस अगेन एक बार देखेंगे कि क्या होता है यहाँ पे। तो इस तरह से बेटा देखिए, एक तो माल्पिजियन बॉडी, जिसमें फर्स्ट पार्ट यदि हम देखें, ठीक है, तो ये जो है हमारा, जो किडनी की हम बात करें, तो किडनी में आपको याद है इतना जो पोर्शन है ये कॉर्टेक्स वाला है, और इतना जो पोर्शन है ये मेडुला वाला है। तो कॉर्टेक्स में माल्पिजियन बॉडी, जिसमें बोमेंस कैप्सूल आता है। बोमेंस कैप्सूल के बाद फिर इधर साइड क्या आता है, ग्लोमेरुलस
दोनों मिलके बनाता है मॉल्पिजियन बॉडी। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ये वाला है बेटा, फिर ये लूप ऑफ हेनले, इसके बाद ये स्ट्रक्चर ऐसा टर्न होके ये वापस आएगा बेटा, ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब ये ऐसा हम क्यों देख रहे हैं, इसका रीजन है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जक्स्टा ग्लोमुलर सेल्स और मैकुलर डेंसा सेल्स पढ़ाया था, याद होगा। और ये दोनों मिलके क्या बना रहे थे बेटा, जक्स्टा ग्लोमुलर एपरेटस बना रहे थे, याद है। तो वो कैसे एक्चुअली यहाँ पे फॉर्म होगा, तो वो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बेटा इधर से हमने समझे पहले, तो ये इधर से नहीं जाता, ऐसा टर्न हो करके पहले इधर जाएगा और इधर से ये वापस ऐसा आगे जाता है। तो ये वाले डायग्राम में आपका वो वाला डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए रिनल कॉर्टेक्स जो हमने देखे थे और मेडुला, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप ये देखिए अफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल से ब्लड जो है आएगा ग्लोमेरुलस की हेल्प से। इस तरह से देखिए ब्लड का जो सप्लाई यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक। और ये जो है ये वाला पार्ट जो है ये क्या हो गया बेटा, डीसीटी, और उसके बाद ये लास्ट वाला पोर्शन कलेक्टिंग डक्ट। तो ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन बेटा, एक कलेक्टिंग डक्ट है और हर एक कलेक्टिंग डक्ट का छोटा छोटा जो पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है ये क्या है, कनेक्ट रहता है इस तरह से। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये इतना, ये जो आ रहा है ये ऐसा, ये क्या हो गया बेटा, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब। और ये वाला जो पोर्शन आप अंदर साइड जो देख रहे हैं नेक के बाद ये वाला, ये आएगा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ये जो दो स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझे। आगे देखते हैं। तो अब हम जानते हैं बेटा किडनी में जो ब्लड का सप्लाई जो कि रीच होता है, तो इसमें अब देखिए कैसे एक्चुअली इसके फंक्शन होते हैं। तो पहले तो बेटा एओर्टा, एओर्टा से रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से फाइनली जो है अफरेंट आर्टरियोल, ब्लड जा रहा है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद आ रहा है, पढ़े हम लोगों ने, ये देखो इस तरह से रीनल आर्टरी और अफरेंट आर्टरियोल जो है, तो ये जो है फाइनली कहाँ पहुंचेगा बेटा, जो ग्लोमेरुलस है। तो ग्लोमेरुलस में बाहर साइड बोमेन्स कैप्सूल है और अंदर साइड बेटा ग्लोमेरुलस, जहां पे फाइनली ब्लड पहुंचेगा। अब ग्लोमेरुलस में ब्लड पहुंचते ही आगे अब क्या होगा, ग्लोमेरुलस में आते ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, प्रेशर होगा, कुछ सब्सटेंस फिल्टर हो जाएंगे और फाइनली जो रिमेनिंग ब्लड है वो इफरेंट आर्टेरियोल, ये वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा, जो इफरेंट आर्टेरियोल से होते हुए क्या होगा बेटा, रिटर्न बैक होगा। तो जो फंक्शन यदि हम देखें तो यहाँ पे 3 टाइप का फंक्शंस होता है, ये हम लोगों ने स्टडी किया है। 3 फंक्शंस में क्या क्या होते हैं बेटा, जब ब्लड यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस में पहुंचेगा तो यहाँ से कुछ ब्लड जो है पहले तो फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद जब यहाँ पे ब्लड आया तो कुछ ब्लड यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ सब्सटेंस जो है ट्यूब्यूल के थ्रू क्या होंगे, सिक्रेट हो जाएंगे। तो 3 मैकेनिज्म्स यहाँ पे हो रही है, एक तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है और ट्यूबुलर सिक्रेशन हो रहा है। तो ये मैकेनिज्म्स भी हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से स्टडी किए हैं। फिल्ट्रेशन में जो है बेटा ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, मिनरल्स, आयंस, ये सारे जो है वो क्या होंगे, फिल्टर हो जाएंगे। फिल्टर होने के बाद सिर्फ जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वही बाहर जाएगा, बाकी का सारा सब्सटेंसेस जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं कि नीचे होता है बेटा, कॉर्टेक्स के नीचे नहीं है, कॉर्टिकल रीजन में ही होता है। फिर लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम्ब आएगा पहले और उसके बाद फिर क्या आएगा, असेंडिंग लिम्ब। लूप ऑफ हेनले ये हमने पढ़े हैं, दोनों के फंक्शंस देखे हैं, एक वाटर के लिए परमिएबल होता है और एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट को परमिएबल रहेगा वो वाटर को परमिएबल नहीं करता है। फिर उसके बाद आता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये जनरल सा एक स्ट्रक्चर, एक ओवरव्यू अभी मैंने आप लोगों को नेफ्रॉन में बताया। तो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स की यदि हम बात करें तो ये एक लूप रहती है बेटा, वो ग्लोमेरुलस तक के जा रही है और वहां से बैक होके फाइनली ये कलेक्टिंग डक्ट पे आया, यूरिन जो बनेगा कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए यूरेटर से कनेक्ट रहेगा, रिनल पेल्विस, और उसके बाद फाइनली जो यूरिन है कहाँ पहुंच जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर तक के। तो देखिए इफरेंट आर्टेरियल तक के ब्लड गया तो ये वासा रेक्टा के साथ कनेक्ट हो जाता है, मैंने पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बताया था आपको, याद होगा। और उसके बाद फिर ये रिटर्न बैग जो है हमारे इंफेरियर वेना कावा तक के, ठीक है, रिनल पेल्विस से होते हुए क्या होगा, बाहर आ जाएगा।
तो इस तरह से यहाँ पे एक ब्लड का सप्लाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम नेफ्रॉन के हर एक पार्ट में देखें तो वहां पे क्या कह सकते हैं बेटा, डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होता है, मैकुला डेंसा सेल्स होती है, और भी डिफरेंट टाइप की यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती है। एक लेसिस सेल्स होता है, कल किसी स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, उसका फंक्शंस क्लियर अभी तक के नहीं है। और हम लोगों ने बेटा नेफ्रॉन के दो टाइप देखे थे, एक तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन देखे थे और एक हम लोगों ने कॉर्टिकल नेफ्रॉन देखे थे। तो देखो जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा दिख रहा है, वासा रेक्टा भी उसमें रहेगा, बट ये वाला जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इसका जो लूप है बहुत छोटा दिख रहा है बेटा आपको, ठीक। यूरिन के कंसंट्रेशन में मैक्सिमम जो रोल प्ले करता है वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन करता है। इसका लूप ऑफ हेनले भी छोटा है, और ये क्या है बेटा, डीप ऑफ द मेडुला तक के नहीं जा रहा है। 15% जक्स्टा मेडुलरी होता है बट वही यूरिन का फॉर्मेशन कर रहा है। 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन है जो हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है। 10 लाख नेफ्रॉन में सिर्फ ओनली 15% नेफ्रॉन ही ऐसे होते हैं जो हमारे काम के हैं। ओके, तो इस तरह से जब ब्लड जो है सप्लाई होगा तो फिल्टर होगा, और फिल्ट्रेशन के बाद फाइनली यहाँ पे रेगुलेटरी फंक्शंस जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, हाँ बेटा, वेरी गुड अथर्व। किडनी जो है इसमें जो ब्लड का सप्लाई जो रिच है, जिसकी वजह से ब्लड का कंपोजिशन, पीएच, उसका वॉल्यूम और नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करना, ये सारा रेगुलेशन जो है वो किडनी में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इतना अच्छा फंक्शन जो किडनी को दिया है, तो अब आप ही सोचिए कि जितना सारा जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हमारे बॉडी में हो रहा था, आप कह लो डाइजेशन, आप कह लो सर्कुलेशन, आप कह लो ब्रीथिंग, आप कह लो मेटाबॉलिज्म, तो यदि मान लो ये किडनी नहीं रहती तो हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। इस तरह से किडनी में नेफ्रॉन में वासा रेक्टा का एक रिच सप्लाई रहता है, जिसकी हेल्प से फाइनली जो ब्लड है, ठीक है, क्या कर रहा है बेटा, यहां पर फिल्टर हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है। एक क्वेश्चन आया है यस का कि बाकी के 85% नेफ्रॉन बेटा, नेफ्रॉन के दो फंक्शन है बेटा, कैसे, एक तो फिल्ट्रेशन और यूरिन का फॉर्मेशन, तो इसमें हमारा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो काम करेगा। लेकिन बेटा जो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस है उसका काम जो है वो 85% वो भी काम के ही है, ऐसा नहीं है कि बेकार है, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन भी तो करना है, तो 85% ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रहे हैं। तो देखो बेटा ये वासा रेक्टा का जो है सप्लाई आप देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे लूप ऑफ हेनले के सराउंडेड है, ताकि जितना सब्सटेंस है उसका रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन भी यदि करना पड़े तो सारी चीजों के लिए ये वासा रेक्टा जो है वो रेडी है, ठीक है। मींस यदि हम देखें तो वासा रेक्टा जो है, जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी हमें एलिमिनेशन करना है, ठीक है, सब्सटेंस रीअब्जॉर्प्शन करना है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो डिफरेंट टाइप की सेल्स हम देखेंगे। ये आप जो देख रहे हो बेटा क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब सेल्स के नाम आपको जनरली नहीं पूछा जाएगा, ठीक, इंटरकैलरी सेल्स कहते हैं जैसे। लूप ऑफ हेनले का देखो, इसके पहले ये जो मैंने स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, ये कलेक्टिंग डक्ट, ये कंप्लीट कलेक्टिंग डक्ट, तो ये लाइन होता है, स्पेशल टाइप की सेल से बना होता है। ये लूप ऑफ हेनले, तो ये भी एक स्पेशल टाइप की सेल से बना हुआ है, सेगमेंटेड, थिन सेगमेंटेड सेल्स होती है। इसी के साथ साथ पीसीटी की हम बात करें या डीसीटी जो है, वो भी क्या है, एक स्पेशल टाइप की सेल से बना हुआ है। तो ये सेल्स जो जनरली हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो जस्ट फॉर योर नॉलेज ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। याद रखिए कि कौन सी क्या सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। क्यूबॉइडल सेल्स जो है बेटा ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हमारा क्या कहते हैं, पीसीटी और डीसीटी, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और इसमें मैंने आप लोगों को बेटा क्यूबॉइडल सेल, उसमें विलाई प्रेजेंट होते हैं ये बताया था मैंने, जिसकी वजह से इसका अपीयरेंस जो है ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है, जो कि इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जिसमें हेल्प करता है। ये हम लोगों ने इसके पहले जो है वो स्टडी किए हैं। अब ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स की हम बात करें और ग्लोमेरुलस की हम बात करें, तो यहाँ पर भी एक स्पेशल टाइप की सेल्स जो है ये
प्रेजेंट होती है। पैराइटल सेल्स हम कहते हैं और पोडोसाइट हमने पढ़े थे, आपको याद होगा, ठीक है। तो आउटर लेयर जो होती है पैराइटल लेयर होती है, इनर लेयर जो है विसरल लेयर होती है, और वो जो लेयर होती है उसमें फुट लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पोडोसाइट। तो चलो ग्लोमेरुलस हम देखते हैं सबसे पहले। तो ये है बेटा ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर। अफरेंट आर्टेरियोल जिससे ब्लड आएगा और इफरेंट से ब्लड बाहर जाएगा। तो इस तरह से अभी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कैसे फॉर्म होता है वो हम देखेंगे। तो एक तो कैप्सुलर कैप जो हमारी वॉल है, ठीक है, वहां पे पैराइटल सेल है, ठीक है, आउटर लेयर इनर विसरल, विसरल पे पोडोसाइट फुट लाइक प्रोजेक्शंस हमने देखे थे, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। उसके बाद जो है नीचे वाला पार्ट यदि हम देखें तो ये जो हो गया बेटा इस तरह से, ये हमारा रीनल कैप्सूल्स, मालपेजियन बॉडी कहते हैं जिसे, मालपेजियन कार्पसल्स भी कहते हैं इसे, रीनल कार्पसल्स भी कहते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर पीसीटी आ जाता है बेटा, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जहां पे क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होंगी, और इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड जो है वो क्या होगा, एग्जिट होता है। अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर है उसमें डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक प्रेशर जो है ये क्रिएट होता है, और इस प्रेशर की वजह से ही बेटा यहाँ पे फिल्ट्रेट जो है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आएगा, मीन्स फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ये पॉसिबल हो पाता है। तो फेनेस्ट्री मैंने बताया था, जो कैपिलरी होती है वहां पे एक स्पेशल टाइप के पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो पोर्स होते हैं वो इस कैपिलरी में रहते हैं, और ये इस कैपिलरी की वजह से यहाँ पे जो सब्सटेंसेस है वो क्या होते हैं, यहाँ से पास आउट होते हैं। इतना पोर्शन समझा बेटा सभी को? क्लियर हो गया इतना पोर्शन? इफ यस तो हम आगे बढ़ते हैं, नो तो कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। Response me quickly. If yes, so we can. कोशिका का आंसर आया है। अब हम बेटा किडनी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है ये समझेंगे। सिर्फ कोशिका का आंसर आया, आई डोंट नो बाकी के स्टूडेंट किधर हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे का पोर्शन देख रहे हैं अभी हम लोग। चलो अनुश्री का आंसर आ गया है बेटा, ग्रेट। आप आज होस्ट साइड में ही रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, यदि पर्सनल कर रहे हैं तो मैंने चैट टू एवरीवन दिया हुआ है। चलो अभी चैट में आप आओगे तो आप बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट छोड़ दोगे एनिमेशन का, एनिमेशन बहुत ही फास्ट है। हाँ बेटा एनिमेशन बहुत जरूरी था, और इससे आपका एक एक पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने आप लोगों को सारी चीजें जो है वो रिवीजन में लिया हूं मैंने। ठीक है बेटा, आप लोग मुझे होस्ट में ही मैसेज करेंगे, को होस्ट में नहीं करोगे आज। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे जैसे कि आप लोग जो देख रहे हो पेयर ऑफ किडनी, तो यहाँ पे लेफ्ट किडनी और राइट किडनी आप देख रहे हो, लोकेशन हम लोगों ने इसके पहले भी स्टडी किए हैं। राइट किडनी के ऊपर लीवर होने की वजह से थोड़ा नीचे होता है, लेफ्ट किडनी के सामने यहाँ पर ऐसा स्टमक होता है, इसकी वजह से पीछे होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसका लोकेशन जो देखे थे, 12 थोरेसिक वर्टिब्री होती है और 3rd लंबर वर्टिब्री होती है, इसके बीच में एक बीन के समान एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और ये जो बीन से स्ट्रक्चर जो होता है ये हमारा किडनी है, रेडिश ब्राउन होता है। किडनी का फंक्शन हम देखें तो पहली चीज तो जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है और जो वॉल्यूम इसको मेंटेन करता है, और ब्लड प्रेशर जो है इसके मेंटेनेंस में भी किडनी का रोल होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको एनसीईआरटी में नहीं भी दिया तो भी आपको मालूम होना चाहिए कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है, मीन्स हमारा जो प्लाज्मा कह सकते हैं, ठीक है, मतलब प्लाज्मा या ब्लड का वॉल्यूम, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब ये जो सेल्स है और ये जो ब्लड है इनके बीच में यहाँ पे जो फ्लूइड होता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं, सेल्स के बाहर वाला पार्ट, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम को भी मेंटेन करने में किडनी अपना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और किडनी में हमने देखे बेटा कि ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है ये, तो ब्लड प्रेशर जो है इसको बढ़ा देगा, या फिर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, जो डायरेक्ट इफेक्ट करता है जीएफआर पे, और जीएफआर फॉल होता है तो मैंने आपको बताया था जक्स्टा ग्लोमुलर सेल्स जो है एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे कहते हैं रेनिन। डबल एन आएगा या सिंगल एन आएगा रेनिन में? वेरी गुड, सिंगल एन आएगा, ये याद रखना है आप लोगों को। बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोलरिटी।
ऑस्मोलरिटी जो है वो भी मैंने आप लोगों को बताया, ऑस्मोटिक बैलेंस, सॉल्ट और वाटर का जो बैलेंस है उसके मेंटेनेंस में भी किडनी बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेंटेनेंस जो होता है बेटा, आयन का बैलेंस हम कह सकते हैं, होम्योस्टेटिक रेगुलेशन ऑफ पीएच, एक्सक्रीशन जो वेस्ट का हो रहा है, या फिर हार्मोन का जो प्रोडक्शन है, या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस की यदि हम बात करें, तो इन सभी में किडनी जो है बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, वीडियो का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा तो 2 से 3 बार इस एनिमेशन को रिवाइज कर लेना। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी को ऐसा लग रहा है कि कुछ फास्ट हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखेंगे बेटा किडनी के फंक्शनल यूनिट जो होती है नेफ्रॉन, उसके बारे में थोड़ा सा और पार्ट। अभी हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लिए थे बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का नेफ्रॉन, उसको हम पढ़ेंगे, मीन्स फिजियोलॉजी हम समझ रहे हैं, मीन्स नेफ्रॉन काम कैसे करता है वो हम देखेंगे। अभी हम लोगों ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखे, बट अब काम कैसे करता है वो हम देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सारी चीजें हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। तो ये हो गया बेटा बोमेन्स कैप्सूल। उसके बाद आता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, फिर आता है लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब लूप ऑफ हेनले के 2 पार्ट आते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। फिर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद फाइनली लास्ट में आता है कलेक्टिंग डक्ट। अब हम सबसे पहले मालपेजियन बॉडी जो होता है वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी। आज के एनिमेशन से आपका ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा बेटा, बहुत अच्छे से समझेंगे आपको। ब्लड कैसे पास हो रहा है, फिल्ट्रेट कैसे पास हो रहा है, ये दोनों भी पार्ट हम लोगों ने देखे। और ब्लैडर तक के जैसे गया तो पी जो है हमारा यूरिन, ये ऐसा बाहर हो जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बोमेन्स कैप्सूल जो है और ग्लोमेरुलस मीन्स मालपेजियन बॉडी को समझेंगे सबसे पहले हम लोग। यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है, ठीक है। क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल्स पढ़ाया था मैंने थोड़ी देर पहले, आप लोगों को याद होगा। आउटर लेयर पैराइटल होती है, इनर विसरल होती है। बोमेन्स कैप्सूल का ये हम लोगों ने देखे थे। ओके, इधर पीछे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ये ग्लोमेरुलस है जो कि अफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड को लेके आ रहा है और इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड को लेके जाएगा। और यहाँ पे पोडोसाइट और फिनेस्ट्री भी प्रेजेंट होते हैं। अब अफरेंट आर्टेरियोल से जो ब्लड सप्लाई हुआ, तो अब यहाँ पे देखिए ब्लड जब सप्लाई होगा तो आरबीसी भी है, प्रोटीन भी यहाँ पे है, आयंस भी है, ग्लूकोज भी है। तो ये ग्लोमेरुलस जहाँ पे जो सब्सटेंसेस है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, फूड, ये सारे जो है, जो लो मॉलिक्यूलर साइज होता है जिसका, वो इजीली यहाँ से पास हो जाते हैं। ठीक है, अब ये इफरेंट आर्टेरियोल है। इफरेंट आर्टेरियोल के बाद बेटा यहाँ पे स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, मैकुला डेंसा सेल्स और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो ये लूप ऑफ जो है बेटा, लूप है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की। तो उन दोनों के बीचों बीच में यहाँ पे स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हम कहते हैं, ठीक, जो टर्न होके आ रहा है और उसी के साथ साथ ये आगे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल तक के जाएगा। तो ये कहाँ से आया, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ये जो आपको स्पेशल फुट लाइक प्रोजेक्शन जो दिख रहा है, ये है पोडोसाइट। क्या चीज है ये है पोडोसाइट। अब यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली प्रोसेस हो कैसे रही है। तो इस प्रोसेस को यदि हम समझे तो इस प्रोसेस में फिल्ट्रेशन जो होगा, मींस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फॉर्म होंगी, इपिथेलियम लेयर हमने देखे थे, एंडोथेलियम लेयर हमने देखे थे और बेसमेंट सब्सटेंस हमने देखे थे, पोडोसाइट हमने देखे थे और फिनेस्ट्री हमने देखे थे। ठीक, बट उसके पहले बेटा यहाँ पे देखिए एक सेल्स देख लो, कौन सा सेल्स, ग्लोमेरुलर सेल्स, जो रेनिन हार्मोन सिक्रेट कर रहा है। कौन सा सेल्स, ग्लोमेरुलर सेल्स, जो रेनिन हार्मोन सिक्रेट कर रहा है। और इसकी वजह से यहाँ पर एक मैकेनिज्म्स होंगी जिसे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म जो देख रहे हैं, तो ये देखो बेटा, जैसे कि सपोज ये हमारा इस तरह से ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, तो बोमेन्स कैप्सूल में ये जो इधर से अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल जो है एंट्री और एग्जिट हो रहा है, इस तरह से दिख रहा है। एक रेफ्ले डायग्राम समझा रहा हूं आपको। तो इसमें बेटा स्पेशल टाइप की यहाँ पे ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती है, ये वाली।
तो ये हो जाती है बेटा जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। इसके पीछे साइड में इधर साइड जो है बेटा ये जो है ये लूप है, एक तो लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जो कहलाती है मैकुला डेंसा सेल्स। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगेन एक और सेल्स प्रेजेंट होती है जिसे लेसिस सेल्स कहते हैं। और इस लेसिस सेल का फंक्शन क्लियर नहीं है, बट ये जो दोनों सेल्स है ये सारे कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, ये सारे कंप्लीट स्ट्रक्चर आपस में मिलके यहाँ पे जो फॉर्म करते हैं वो कहलाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ओके, क्या कहलाएगा ये? जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। तो अभी यहाँ पे क्या है, रेनिन हार्मोन जो सिक्रेट होता है एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करता है और एल्डोस्टेरोन के साथ भी एक्ट करता है। तो इस तरह से रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है, जो हमारे जीएफआर और ब्लड प्रेशर जो है उसे कंट्रोल करता है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप अगेन एनिमेशन पे आते हैं और समझते हैं कैसे यहाँ पे ये प्रोसेस होने वाला है। तो अभी देखिए यहाँ पे ग्लोमेरुलर सेल्स, इसका काम क्या है ये भी समझ लो। ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है बेटा, ये इस पे जो रिसेप्टर, मतलब ये कैसे मैकेनो रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दो होता है बेटा, एक ऑस्मो रिसेप्टर होगा जो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करेगा, और एक मैकेनो रिसेप्टर होगा। तो मैकेनो रिसेप्टर की हम बात करें तो ये क्या कहता है बेटा, देखो ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब ये हमारे सॉल्ट का या फिर आयन के बैलेंस को रेगुलेट कर रहा है, समझे। और मैकेनो रिसेप्टर मतलब जो प्रेशर आ रहा है, प्रेशर कम या ज्यादा हुआ अफरेंट आर्टेरियोल के पास या इफरेंट आर्टेरियोल के पास, जो प्रेशर कम हुआ तो फिल्ट्रेशन कम होगा, तो उस प्रेशर को सेंस करता है। इसलिए जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है ये मैकेनो रिसेप्टर, और मैकुलर डेंसा सेल जो होती है इसके पास ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं। तो मैकेनो रिसेप्टर प्रेशर को सेंस करता है और ऑस्मो रिसेप्टर जो है सॉल्ट का बैलेंस कितना है, NaCl कितना आ रहा है उसको सेंस करता है, वाटर कितना आ रहा है उसको सेंस करता है, और उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। इसलिए इसको जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं। चलो तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैंने आपको कौन सा बताया बेटा, रेनिन हार्मोन जक्स्टाग्लोमेरुलर, ये वाला है बेटा मेसेनग्लियल सेल्स, जहां पे बेटा एक्टिन प्रोटीन होता है बेटा। और ये एक एक्टिन प्रोटीन जो होता है ये कॉन्ट्रेक्शंस में हेल्प करता है, और कॉन्ट्रेक्शंस की वजह से जो हमारा ब्लड का फ्लो जो होता है उसको अल्टर करेगा। ये कौन सा, मेसेनग्लियल सेल्स, ठीक है। तो क्या कर रहा है बेटा, ये एक्टिन प्रोटीन होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टरी मैकेनिज्म्स में ये इन्वॉल्व होगा, और इस मैकेनिज्म्स में इन्वॉल्व होने की वजह से ब्लड के फ्लो को ये क्या कर रहा है, ऑल्टर कर रहा है। और उसके बाद फाइनली मैकुला डेंसा सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, जो क्या है बेटा, जिसके पास कीमो रिसेप्टर होते हैं, और कीमो रिसेप्टर होने की वजह से ये NaCl का जो बैलेंस है, ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आने के टाइम पे उसको डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपके क्या चीज बेटा, वो जो बैलेंस है हमारा सॉल्ट का उसको मेंटेन करेगा, मींस ऑस्मोटिक बैलेंस को ये क्या करेगा, मेंटेन करेगा। तो आज का इस लेक्चर को देखने के बाद बेटा एक बार लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है, बहुत जरूरी है बेटा। आज का लेक्चर होने के बाद सबसे पहले लास्ट लेक्चर की एक बार रिकॉर्डिंग देखना, और उसके बाद फिर ये वाली रिकॉर्डिंग देखना, तो आपको हेल्प मिलेगा कि कैसे यहाँ पे एक्चुअली ये आ रहा है, ठीक है, समझे। तो रिकॉर्डिंग देखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो रीनल कार्पसल्स है, मालपेजियन बॉडी कहते हैं जिसको, बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, अफरेंट आर्टेरियोल से जो कि ब्लड इंटर किया, इफरेंट से जो एग्जिट हो रहा है, तो इसमें जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, जो कि कहाँ जाएगा, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो रिमेंबर नेफ्रॉन जो होता है बेटा, वहां पे यदि हम देखें किडनी में, तो क्या है बेटा, वहां पे ब्लड का सप्लाई जो है बहुत ज्यादा होता है। ये बार बार मैं आप लोगों को ये पार्ट जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आगे का पोर्शन जो है यहाँ पे क्या हो रहा है वो हम समझेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारा पार्ट आपका बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अब किडनी का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो है वो क्या है और कैसे होता है, ये अभी हम समझेंगे। तो फिजियोलॉजी जो है किडनी की, जिसमें सबसे पहले यदि हम देखें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो है बेटा, यहाँ पे क्या चीज, अफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड इंटर किया, इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड जो है वो क्या होगा, एग्जिट होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ पे 3 मेजर जो है प्रोसेस हो रही है, हम लोगों ने पहले भी स्टडी किए हैं। कौन कौन सा हो रहा है? पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये प्रोसेस नंबर 1 ये यहाँ वाली है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है आप जो देख रहे हो, तो इसमें किसी भी टाइप की सेल्स या प्रोटीन का एंट्री नहीं होगा, एक बात याद रखना है। क्योंकि जब ब्लड इधर साइड से इंटर किया, इधर से जब एग्जिट होगा, यहाँ पे प्रेशर आया, तो उसकी वजह से जो भी सब्सटेंसेस जो है वो यहाँ पे क्या होंगे, रिलीज होंगे। बट इसमें से जैसे कि सपोज ये छोटे छोटे जो पोर्स है, तो इस पोर्स में सिर्फ वो जो छोटे पार्टिकल्स है वही पास हो पाएंगे, लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स वो यहाँ से पास नहीं होंगे। मतलब बड़े पार्टिकल जो है वहां पे सेल्स है, बड़े पार्टिकल्स में सेल्स मतलब आरबीसी वहां पे आ रही है, डब्ल्यूबीसी उसमें है, प्लेटलेट से इसका पास होगा क्या? ये पास नहीं होंगे। साथ ही साथ प्रोटीन मोस्टली जनरली देखे तो एल्बुमिन होता है, तो ये प्रोटीन भी यहाँ से पास होगा क्या? नहीं होगा। मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स जैसे कि यहाँ से ग्लूकोज जो है ये पास हो जाएगा, स्मॉल पार्टिकल अमाइनो एसिड यहाँ से पास हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्लाज्मा है और प्लाज्मा में जो सब्सटेंसेस जो है वो यहाँ से पास होता है, ये हम लोगों को याद रखना है, समझे, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसेस नंबर 1 जो है वो क्या हो रहा है बेटा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, सेकंड जो होगा क्या होगा बेटा? अब सब्सटेंसेस आ तो गए, बाद में पता चलता कि अरे बहुत सारे काम के सब्सटेंसेस आ गए, तो इसको यहाँ से वापस रिटर्न बैक करना है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस फिल्टर नहीं हो पाए तो उसको यहाँ पे क्या करना है? वापस से सिक्रेट करना है। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ऐसे 3 टाइप का मैकेनिज्म जो है यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हमारा वैसे भी क्लियर है सारा पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है, और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में एक सिलेक्टिव प्रोसेस होती है बेटा। सिलेक्टिव प्रोसेस मींस जो सिलेक्टेड सब्सटेंसेस जो होते हैं, ठीक है, जो फिल्ट्रेट में आए वो रिटर्न बैक होते हैं बेटा हमारे ब्लड में। और रिटर्न बैक होने के बाद इसी के साथ साथ यदि हम देखें तो यहाँ पे जो एवरीथिंग रीअब्जॉर्ब हो जाएगा बेटा और ब्लड में जाएगा, चाहे ग्लूकोज की बात कर लो, अमीनो एसिड की बात कर लो, या H2O की। और ये सारी चीजें होने के बाद फाइनली नेक्स्ट आता है जिसे कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। और ट्यूबुलर सिक्रेशन जो होता है यहाँ पे सिलेक्टेड सब्सटेंसेस जो है, जैसे हमने K+ देखे थे, H+ देखे थे, वो ब्लड से जो फिल्ट्रेट होता है वहां पे सिक्रेट होता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप देखे बेटा हम लोगों ने, तब जाके आपको समझेगा। और इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस आता है जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। एनसीईआरटी में 3 स्टेप बताया है, यहाँ पे 4 स्टेप्स है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन जो कि यूरिन बन गया है, यूरिनरी ब्लैडर तक के पहुंचेगा और आगे पास होगा। तो यूरिन का जो प्रोडक्शन फाइनली हुआ, तो देखो कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये नेफ्रॉन है, ये ट्यूब्यूल्स है, ये बोमेन्स कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, अफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आया, इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड जाएगा, ग्लोमेरुलस जो है वहां पे सब्सटेंस फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद जो है एक्स्ट्रा जो ब्लड है हमारा आगे पास हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया। तो 3 मेजर रीनल प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। फर्स्ट हमने देखे क्या चीज बेटा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है। सेकंड क्या हो रहा है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है, ये सेकंड प्रोसेस हो गया। थर्ड हमने देखे क्या चीज बेटा? ट्यूबुलर सिक्रेशन, तो सिक्रेशन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ये सब्सटेंसेस यहाँ पे क्या होंगे? सिक्रेट हो जाएंगे। तो इस तरह से 3 मेजर प्रोसेस, अभी थोड़ी देर पहले 4 बताया था मैंने, फोर्थ क्या है? एक्सक्रीशन, बट मेजर प्रोसेस 3 है। एक्सक्रीशन कोई प्रोसेस नहीं हो, तो बन गया तो उसको बाहर निकालना है। ठीक है, यूरिन फॉर्म हुआ तो उसको हम डायरेक्टली रिमूव कर रहे थे, ये 4th नंबर है एक्सक्रीशन। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है और फाइनली ब्लड रीनल वेन में गया। रीनल वेन में जाने के बाद एक्सक्रीशन जो है, तो अब यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक, और अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट जो है, और अमाउंट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन जो आया, और अमाउंट ऑफ सिक्रेट जो हुआ, तो इन सब के साथ फाइनली हम लोगों ने नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर देखे। और इस तरह से पी जो है उसका एक क्या है बेटा? सॉल्यूट फॉर्म होगा। तो पहले तो फिल्ट्रेट हुआ, फिल्ट्रेट होने के बाद कुछ सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब होगा, कुछ सब्सटेंस सिक्रेट होगा, इन सबके बाद बना जो कि यूरिन बना। तो ये जो है एक्सक्रीट हो रहा है। तो ये कितना सॉल्यूट है? ये डाइल्यूटेड फॉर्म में भी रह सकता है, ये कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में भी रह सकता है। कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में कब? जब आप पानी बहुत कम पीते हो, तो वो जितना यूरिन है वो पानी वापस ले लेता है। और बहुत टाइम के बाद जब आप यदि यूरिनेशन करते हो, जिसे मिक्चुरेशन कहते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे,
तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट पास होगा। लेकिन आप पानी बहुत ज्यादा पी रहे हो तो यूरिन जो होगा क्या होगा, डाइल्यूटेड यूरिन पास होगा। लेकिन ये कंट्रोलिंग एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की वजह से भी होता है, और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का यदि डेफिशिएंसी हो तो हम हर टाइम यूरिन डाइल्यूटेड पास होगा, सारा वाटर हमारे बॉडी से लॉस होगा और बार बार प्यास लगेगी, थ्रस्ट कहते हैं जैसे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जनरली देखने को मिलता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट क्लियर होगा। एक बार जल्दी से पहले रिस्पॉन्स कर दो चैट में ताकि मैं क्लियर हो जाऊं। गारंटेड समझ ही गया आर्यन, वेरी गुड बेटा, ग्रेट। अथर्व बहुत बढ़िया। चलो तो ऑलमोस्ट सभी के क्लियर हो रहे हैं बेटा। कोशिका है, खुशी है, प्रज्वल है, मजा आ रहा होगा बेटा आज के लेक्चर में आपको। योगेश्वरी है, प्रहलाद, हाँ पॉलीडिस्पिया, हाँ बेटा पॉलीडिस्पिया होता है, डिप्सिया, पॉलीडिप्सिया मींस इंक्रीज एक्सेसिव थ्रिस्ट, ग्रेट बेटा। हाँ यूरिन का कलर चेंज होगा ना बेटा, बढ़ेंगे हम आगे, अभी यूरोक्रोम पे पहुंचेंगे। हाँ बेटा ग्रेट, हाँ बेटा मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा आर्यन। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अभी हम लोग इसी में। मींस यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है, टेंशन नहीं लेना। हाँ पेल येलो कलर होता है, ठीक। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे थोड़े से पार्ट को समझते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है बट सिर्फ समझने के लिए हमें समझना है, ठीक है। ये वाला टास्क जो है ओनली फॉर लर्निंग, उस चीज के लिए यहाँ पे रहेगा, कैसे एक्चुअली यहाँ पे सब्सटेंसेस पास हो रहे हैं और कैसे यहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है उसे हम समझेंगे। ओके, इतना पार्ट क्लियर है ना बेटा? किसी को कुछ पूछना है? इफ यस तो ठीक है, अदरवाइज हम आगे का नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। चलो क्लियर है तो आगे बढ़ रहे हैं बेटा हम लोग अभी। ग्रेट। तो अभी देखिए यहाँ पे जो हम पहुंचे, तो अभी इसमें सबसे पहले ये जो प्रोसेस हुआ है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो पहली चीज तो देखो, अभी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पढ़ाया था, याद होगा। तो एफ क्या होता है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, वो वाला पार्ट का एक रिवीजन होगा। मीन्स 20% वाला एक रेशियो, 99% और 1%, ये वाला कैलकुलेशन हमें देखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये वाला पोर्शन, इसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला पार्ट आएगा, दोनों भी चीजें हम देखेंगे। तो इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। तो पहली चीज तो देखिए यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो हो रहा है, सबसे पहला स्टेप होता है यूरिन प्रोडक्शन का, जो कहां से हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ओके, फिर अब हम यहाँ पे यदि कंसेप्ट को समझे तो प्लाज्मा का वॉल्यूम जो है, कितना वॉल्यूम प्लाज्मा जो है इंटर करेगा, सबसे पहली चीज तो ये है। प्लाज्मा जो इंटर कर रहा है वो 100% कर रहा है। यदि मान लो 1100 ml से लेकर के 1200 ml जो है ब्लड किडनी में पास हो रहा है, ये लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, याद होगा। और ये वाला पार्ट कुछ लोगों को प्रॉब्लम कर रहा था। तो उसका 55% तो प्लाज्मा होगा, 45% ब्लड सेल्स ये रहेंगी। तो इसका 600 ml जो है वो प्लाज्मा पास हुआ, लेकिन उसमें से भी जब फिल्ट्रेट होगा तो ओनली 20% जो है, क्यों? क्योंकि 125 ml पर मिनट जो है हमारा GFR होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो उसका सिर्फ 20% ही जा रहा है, लेकिन इस 20% को अब हम 100% कंसिडर करेंगे। तो इस 100% में से 99% जो है उसका क्या होगा बेटा, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और इसमें से सिर्फ 1%, देखो इस 20 को हम 100 कंसिडर करके चलेंगे तो उसका 99 वापस ले रहे हैं, उसका सिर्फ 1% ही हम बाहर निकाल रहे हैं। तो इस 1100 ml के अकॉर्डिंग आप इस 1% को कैलकुलेट करके बताओगे कितना हुआ। ये आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। 1100 ml का 1% जो है, तो ये बेटा दो जगह पे आपको डेरिवेशन आएंगी, सॉल्व करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल है, ठीक है। मेरा मैथ्स थोड़ा कच्चा है, आप लोगों को टास्क दे रहा हूं, आप लोग मुझे समझाएंगे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो प्रोसेस कैसे हो रही है बेटा, 20% वॉल्यूम जो फिल्ट्रेट हो रहा है और 80% रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, वापस गया, और उस 20% में से 19% जो है ब्लड रीएब्जॉर्ब होगा,
और 1% जो है वही चला जाएगा, मीन्स 99% जो प्लाज्मा जो है वो वापस हमारे रिटर्न बैक जो है, हमारा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, हमारे हार्ट तक के जो जाएगा, वहां से लंग्स तक के जो जाएगा वो पहुंच जाता है। और 1% वॉल्यूम या उससे भी कम जो है वो आता है, ये कहलाता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शंस, जो कि ओनली 20% होता है प्लाज्मा जो कि पास हुआ था उसका। ठीक है, अभी समझ में आया होगा आपको ये वाला पार्ट। अब वो इसलिए समझा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी से एक एक फॉर्मूले की हेल्प से ये वाला सारा पोर्शन क्लियर करवाया हूं। हेलो, क्लियर है ना सभी का? यहां तक के सारे पार्ट ओके हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत फास्ट नहीं ले रहा हूँ, एक एक पार्ट स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी अच्छी हो। मैंने पहले कहा है एनसीईआरटी को रटना नहीं है, एनसीईआरटी को समझना है। समझने के लिए यदि हमको सेम कंटेंट को दो अलग अलग तरीके से भी समझना पड़े, एक ही पार्ट के दो अलग अलग टाइप के लेक्चर्स भी करना पड़े, तो हम करेंगे, क्योंकि एक बार सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए तो वो लाइफ में आपको बता फायदा देंगे। रटेंगे नहीं तो चीजें भूलेंगे नहीं, और चीजें भूलेंगे नहीं तो आपको उसका बहुत अच्छा एडवांटेज भी मिलेगा। आप जानते हो हमारे ब्रेन में भूलने का फंक्शन नहीं होता। कई स्टूडेंट आते हैं मेरे पास और उनके पेरेंट्स भी आते हैं और मेरे से एक ही बात करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमारे बच्चे ना जो पढ़ते हैं उनको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। ठीक है, क्या आपके साथ भी होता है ऐसे? हेलो, क्या आप लोग क्लास में हो? थोड़ी सी बातें कर ले। हाँ, तो देखिए वही बात आती है कि जो है होता क्या है, भूल जाते हैं बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना बेटा, हमारे ब्रेन में जो है भूलने का फंक्शन नहीं होता है। आप बोलोगे ये कैसे? तो देखो आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी ऐसी है कि मेरा एक फ्रेंड है और किसी ने मैसेज भेजा, क्या बोले बेटा? आर्यन क्या बोलना चाहते हो? नहीं समझा मुझे। हाँ देखिए, यहाँ पे ब्रेन में भूलने का फंक्शंस जो है नहीं होता, मीन्स क्या है वो मैं समझा रहा हूँ। देखो बेटा, रिवीजन एक अलग पार्ट है बेटा, अगेन एंड अगेन वो तो जरूरी ही है, वो तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि ब्रेन में अब दो चीजें, एक तो में भूलने का फंक्शन नहीं होता है, लेकिन ब्रेन कभी भी अच्छी बातें नहीं भूलता है। ब्रेन में बेटा कोई भी चीज एक बार उसे याद हो जाए तो वो भूलता नहीं। नहीं तो देखो, भूलने में यदि आज आपके साथ कुछ कोइंसिडेंट ऐसा हुआ जिसमें, या किसी के भी साथ कुछ ऐसा कोइंसिडेंट हुआ जो उसको सहन नहीं कर पा रहा है, और यदि उसके ब्रेन ने वो सारी चीजों को याद रखा, तो अब आगे क्या होगा बताओ? उसकी हालत तो ऐसी रहेगी ना हमेशा। तो सैड इवेंट को भूलना ही पड़ेगा ब्रेन को, तो समझ रहे हो? लेकिन अच्छे इवेंट को याद रखना पड़ेगा। लेकिन होता यह है कि जो चाहे हैप्पीनेस रहे, कभी खुशी कभी गम, तो चाहे वो हैप्पीनेस कह लो या फिर सैड इवेंट कह लो, ये टेम्परली स्टोर रहते। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम खुश थे, उसी बातों को याद रख के हम हमेशा खुश रह पाए? क्या ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है बेटा, यदि हम चाहे तो। आप खुद देखिए ना, आज आपको वो चीज अच्छी लग रही है तो उसको आप याद कर करके खुश रह सकते हो। क्योंकि बेटा देखो, जो चीज आपके साथ कभी बुरा हुआ तो आप बुरी चीजों को बार बार याद कर करके याद कर करके आप हमेशा अपने आप को दुखी बनाए रखते हो। होता है ना ऐसा? लेकिन आप कभी भी अच्छी चीजों को याद रख के आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस नहीं रखते हो। बहुत से लोगों को देखा मैंने, ऐसे ही होता है। उनके साथ एक घटना ऐसी घटी, बार बार उसको याद करेंगे और रोते रहेंगे। आप खुद देखना बेटा, कभी भी ऐसे बैठे हो आप, और बैठे बैठे कोई भी चीजों को याद करना, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी हो। आपने अच्छी चीजों को याद करे तो दिन भर आपका स्माइली फेस दिखेगा। ठीक है, दिन भर आप हैप्पी दिखोगे। और उसी दूसरे दिन आप सोचना कि आपके साथ सबसे बुरा जो हुआ उसको याद करना, पूरे दिन आप रोते हुए दिखोगे। ट्राई करके देखना, होता है ऐसा। लेकिन तो भी बेटा, इसके बाद भी थोड़ा सा एक साइंटिफिक रीजन बताता हूं। हमारे ब्रेन में भूलने का फंक्शन नहीं होता है कभी भी।
ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सर हमने माने, हमारे ब्रेन में भूलने का फंक्शन नहीं होता है, नेवर एवर। बट उसके बाद कल का जो पढ़ा हुआ है वो आज हमें क्यों याद नहीं रहता, वो भी तो याद रहना चाहिए ना। चलो कल का पढ़ा हुआ याद तो रह ले, बट जो लास्ट मंथ में हम लोगों ने स्टडी किए, पढ़ लिए, वो आज हम भूल गए। तो बेटा मैं सभी को चैलेंज कहता हूं, चैलेंज करता हूं बेटा, लास्ट मंथ में आपने जो पढ़े, क्या आप सारा का सारा भूल गए? ऑल पार्ट आप क्या भूल गए हो क्या? नहीं, सारा आप नहीं भूले। उसमें से यदि इतने सारे पार्ट पढ़े होंगे, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, तो इसमें से आपको सारा याद होगा, इसमें से सारा याद होगा। हो सकता है कि इन इंटायर में से सिर्फ 10% पोर्शन ऐसा होगा जो आपको याद नहीं होगा, या फिर किसी को 50% याद होगा, 50% भूल गए होंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी ग्रास्पिंग पावर पे, और ये डिपेंड करता है आपकी मेमोरी पावर पे। इसको बढ़ाई जा सकती है, वो भी मैं आज थोड़ा सा आपको इसके साथ बात करना चाहूंगा, जरूरी है। ठीक है, अब क्या होता है वो भी हम देखते हैं। तो हाँ बेटा आर्यन, तो इसमें देखिए अब ये क्या होता है, इस पार्ट को हम समझेंगे अभी, क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो हमेशा ये बात मैं बता रहा था, नेवर एवर हमारे ब्रेन में भूलने का फंक्शन क्यों नहीं होता। देखो अभी बेटा बैठे हो आप, जस्ट सिट एंड थिंक। जैसा जैसा मैं आपको बताते जा रहा हूं, आपको एक थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करना अपने ऊपर, एक एक्सरसाइज आपको करनी है। मुझे सुनते जाओ, और जैसा जैसा मैं ट्राई करवा रहा हूं वैसा आप अपना 100% दो, मजा आएगा। देखो आप अभी बैठे हो बेटा, बैठे बैठे आप अपने पास्ट में जाके देखो, और पास्ट में देखो कि सबसे ज्यादा आपको कुछ हर्ट हुआ होगा, वो याद करने की कोशिश करो। याद आ रहा है? किसी टीचर ने आपको जोरदार थप्पड़ मार दिया होगा, या किसी ने भी मारा होगा, और आप बहुत रोए होंगे उस दिन, या व्हाटएवर, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया होगा जिसकी वजह से बहुत रोना आया होगा, बहुत हर्ट हुआ होगा। क्या याद आ रहा है आपको? चलो हमको रोना नहीं है, अभी एक काम करते हैं, कुछ एक ऐसा इवेंट जिसमें बेटा लाइफ में आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहे होंगे, बहुत ज्यादा खुश रहे होंगे। कुछ एक ऐसा इवेंट जिसमें आपको बहुत मजा आया होगा, हो सकता है पेरेंट्स ने कुछ ऐसा गिफ्ट दे दिया होगा आपको, या फिर कुछ ऐसा सरप्राइज आपको मिला होगा, या कोई मेमोरेबल डे हम जिसे कहते हैं, कहीं आप घूमने गए होंगे, बहुत मजा आया होगा, बहुत एंजॉय किए होंगे। क्या आपको याद आ रहा है? एक एक पार्ट याद आ रहा होगा बेटा, कब क्या कैसे हुआ था, एक एक चीज याद करने की कोशिश करो। कुछ भी चीज, गिफ्ट हो, कोई मेमोरेबल डे आपका होगा, वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको याद करने के साथ साथ उसके एक एक इवेंट को याद करने को देखो, कोशिश करो, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। कितने लोगों को कुछ चीज समझ में आई, कितने लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ? वेरी गुड। अब जिसने अच्छी बात याद किया उसका मूड फ्रेश हो गया, जिसने अपने सैड इवेंट को देखा वो थोड़ा सा नर्वस हो गया होगा। सॉरी जो नर्वस हो गए, मैं आपको नर्वस नहीं करना चाहता। ठीक है, अब कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन क्या होता है बेटा लाइफ में ना, कुछ लोगों के साथ कुछ अच्छी घटना घटी, लेकिन उसी के साथ साथ उसके साथ ना कुछ इतना ज्यादा बुरा हुआ रहता है ना, तो अच्छी कोशिश भी करता है ना, तो उसको बुरा पहले याद आता है, क्योंकि उसने अपने लाइफ में उसको हावी कर लिया है। ठीक है, उसने उस चीज को अपने ऊपर हावी कर लिया है। तो अब देखो बेटा, वही चीज है, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हाँ, अब कुछ लोगों को बुरा याद आ रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा। हाँ हाँ गुड। तो अब देखिए, बुरे का पावर ज्यादा नहीं होता बेटा, उसने हमने उसको ज्यादा पावर दे दी है, इसलिए उसका पावर ज्यादा है। मैं इसमें आपको एक थॉट प्रोसेस पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी आप घर पे बैठे होंगे, आपके फैमिली वाले होंगे, तो बोलेंगे क्या करने लगे पढ़ते पढ़ते। एक मेडिटेशन टाइप का ही पार्ट है। ठीक, मैं आपको अभी ये इस क्लास में तो नहीं, अलग से आपका एक लेक्चर ले लूंगा 10 मिनट का, उसमें मैं एक थॉट प्रोसेस समझाऊंगा आपको, बहुत अच्छी है, बहुत हेल्प करेंगी। या फिर जब हमारा ऑफलाइन क्लास चालू होगा ना, तो उस ऑफलाइन क्लास में मैं आपको बताऊंगा
ये आपका मेमोरी कंसंट्रेशन बढ़ाने में और लाइफ के सारे टेंशन को दूर करने में एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र है बेटा, जो मैं आपको दूंगा, बट अभी नहीं, आगे चल के मिलेगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि जैसे ये स्टोरी कहाँ से बनाई है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो उसके ना यहाँ पे एक छोटा सा जो एक साइन बना हुआ है, चिन्ह जैसे लग जाती है ना, कोई चोट लगती तो वो दिखाई देता है। तो मेरा जो फ्रेंड है उसको एक चोट लगी हुई थी कभी, तो उसको यहाँ पे फाइनली क्या हुआ, वो उससे मैंने पूछा, यार यार ये जो है ये क्या हुआ बता मुझसे। तो बोलता है अरे यार मत पूछ यार, ये 25 ईयर्स पहले की एक बात है, मैं क्या बताऊं तुझे। उसको जोर देके पूछते अरे भाई बता तो क्या हुआ। तो बोलता है कि जब मैं छोटा बच्चा था 4 से 5 साल का, उस टाइम पे मैं खेल रहा था और जब मैं सीढ़ी से चढ़ रहा था, तो जैसे ही तीसरी सीढ़ी पे मेरा पैर गया, वो फिसल गया और छोटा सा एक ईंट का टुकड़ा था, मेरा सर जाके लग पड़ा उस पे और 3 टाके लगे डॉक्टर वैद्य के पास। और फाइनली उसके बाद ये हुआ मेरे साथ हालात। लाइफ में एक बार एक घटना घटी, 25 साल के बाद उसका ब्रेन जवाब दे रहा है बेटा। मतलब उसको वो चीज याद हो गई है, मेमोराइज हो गई है। और हमेशा याद रखना बेटा, हमारे ब्रेन में भूलने का फंक्शन नहीं होता। लाइफ में कोई एक चीज एक बार यदि याद हो जाए तो इंसान उसे कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं। अच्छा क्षितिज, आपके साथ ऐसे ही हुआ था? हाँ, तो कभी भी बेटा नहीं भूल सकता पर्सन। तो अब आप बोल रहे हो कि सर हमने माना कि 25 साल के पहले की घटना उसको याद है, हमने कल क्या पढ़े हो हमको क्यों याद नहीं है। तो बेटा आपको याद हुआ था क्या बताओ? आपको याद नहीं हुआ, आपको याद हुआ उसकी गलत फहमी हुई है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि आपको वो याद हो गया है, बट एक्चुअली में बेटा आपको वो याद नहीं हुआ। क्योंकि जो आपको कल याद हुआ था वो आपको आज भी याद है, और जो आपको कल याद नहीं हुआ था वो आप आज भी भूल गए हो। समझे? आप खुद देखिए, आप जो भी चैप्टर है आपने उसको पढ़े, आपने उसको रटे, रटने के बाद आपने उसको छोड़ दिए, कुछ टाइम के बाद आप ट्राई कर रहे हो याद है कि देखने का, तो उसमें से आपको कोई एक पार्ट अच्छे से याद हो गया तो आपको आज भी याद है, लेकिन जो गलतफहमी हुई थी याद हो गया करके, वो आपको आज भी याद नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना, ब्रेन में भूलने का फंक्शन नहीं होता है। ब्रेन जब अच्छी बातों को याद कर सकता है तो बुरी बातों को भी आज याद रख रहा है। तो ये दोनों भी कंडीशन जब हमारे ब्रेन के पास है तो याद करने पर वो चीजें फिर से सामने आ रही है और ऐसा लग रहा है कि ये तो घटना आज ही जब हमारे साथ घटित हुई है, तो ये चीजों को भी जब आप याद करोगे तो वो चीजें आपको याद आएगी। बट स्टडी एक ऐसा पार्ट है बेटा, क्योंकि देखो ब्रेन जो है हमारा एक दो टाइप का माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की यदि हम बात करें तो ब्रेन जो है यहाँ पे हम कौन से माइंड का यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है आपके साथ आपका रिजल्ट कैसे होगा। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँ तो 1 घंटे भी कम पड़ेंगे, ठीक है। हैप्पीनेस और सैडनेस और मेमोरी के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो बहुत सारा टाइम बहुत कम पड़ेगा, बट मैं ये सारी चीजें फिलहाल आपके साथ नहीं करना चाहता। समझे? सिंपल छोटा सा पार्ट आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि चीजें हमें याद रहती हैं, बट अच्छे से एक बार याद होना चाहिए, और नहीं हो रही तो उसको याद करने के लिए बेस्ट ऑप्शन एक ही है, रिवीजन। इसके अलावा और कोई टेक्निक साइंटिस्ट ढूंढ नहीं पाए हैं। साइंटिस्ट ने एक ही चीज बताया बेटा, स्टडी जो है यहाँ पे हमारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है और बाकी इवेंट में हमारा सब कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। यदि स्टडी को भी आप सब कॉन्शियसली यदि यूज करके पढ़ोगे तो स्टडी में आपको 10% एफर्ट देने के बाद भी आपको 100% सक्सेस मिलेंगी। और आप यदि कॉन्शियस माइंड यूज कर रहे हो तो 100% मेहनत करने के बाद आपका 10% भी रिजल्ट नहीं आएगा। आप खुद देखिए, आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनको कभी भी कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, सारे साल वो बढ़िया मस्ती करते रहते हैं, एग्जाम के दिन में पढ़ते हैं और बढ़िया अच्छे परसेंटेज लेके आते हैं। और एक पर्सन साल भर मेहनत कर रहा है वो, और उसके बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता। बस दोनों में यही फर्क है, किसने अपने माइंड का कैसा यूज किया, कॉन्शियस माइंड यूज किया या फिर सब कॉन्शियस माइंड यूज किया, उस पर डिपेंड करता है। देखे होंगे आपने, आपके साथ आजू बाजू के लोगों को देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या है।
चलो बातें बहुत हो गई, इस पे अब ज्यादा बातें नहीं करते, टॉपिक पे आते हैं वरना टॉपिक रह जाएगा हमारा। ठीक है, 15 मिनट बचे हैं, 10 मिनट का थोड़ा सा सेशन है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगेन देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आज की लेक्चर्स कह लो या थोड़ा सा मोटिवेशन कहते हैं इसको, वो मैंने आपको दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे थ्रू प्रोवाइड की गई जो आपको हेल्प करेगी। चलो तो आगे बढ़ रहे हैं अभी हम। फिजियोलॉजी हम समझ रहे थे यूरिन फॉर्मेशन का। तो यूरिन फॉर्मेशन का जो फिजियोलॉजी है, तो इसमें देखिए पहली चीज तो अफरेंट आर्टेरियोल, एक ही बात बार बार यहाँ पे कही जा रही है वो याद रखना बेटा। अफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आया ग्लोमेरुलस में जहाँ पे फिल्टर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बॉमेंस कैप्सूल देखे, यहाँ पे मेसेनग्लियल सेल्स देखे, उसी के साथ साथ यहाँ पे हम लोगों ने जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स देखे, उसी के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे मैकुला डेंसा सेल्स देखे। ठीक है, और जब ब्लड आ रहा है तो उस प्रेशर को वो सेंस करेगा, कम होगा तो प्रेशर को बढ़ा देगा। ये थिक असेंडिंग लिम्ब है, और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की सेल्स है जिसे कहते हैं मैकुला डेंसा सेल्स। उसके अंदर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स है। ये विसरल लेयर है हमारा बोमेन्स कैप्सूल का जहाँ पे पोडोसाइट है। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्लिट और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन एक्चुअली फॉर्म कैसे होती है वो हम देखेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन होने वाला है। तो फिल्ट्रेशन अपने आप तो नहीं हो जाएगा ना, तो फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे फॉर्म होगा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो फिल्ट्रेट यहाँ पे कैसे आएगा, तो इस पार्ट को, इतने पार्ट को हम समझेंगे यहाँ पर कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन और फिल्ट्रेशन स्लिट कैसे बनता है। और यहाँ पे आयनिक बैलेंस क्या रहेगा, कितना चार्ज पार्टिकल्स चाहिए होता है, और किस तरह से यहाँ पे सब्सटेंसेस जो है उसका फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन होगा। ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, उसके साथ ही साथ इधर मेसेनग्लियल सेल्स है, उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको पोडोसाइट दिख रहा है, और अंदर साइड यहाँ पे सॉलिड मॉलिक्यूल है जो फिल्ट्रेट हो गए। तो ये वाला पार्ट जो है ये बन गया हमारा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अभी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जिसमें फिल्ट्रेशन स्लीट, ये वाले पार्ट को हम समझेंगे अभी कैसे हो रहा है। तो देखिए बेटा, पहली चीज तो ये हमारा जो है कैपिलरी की लेयर है जिसे एंडोथेलियम सेल्स कहते हैं। ये वाला जहां पे पोर्स भी दिख रहे हैं बेटा आपको, जिसे फेनेस्ट्री कहते हैं। उसके बाद आता है बेसमेंट सब्सटेंस जो दो मेम्ब्रेन को जोड़ेगा, बेसल लेमिला है बेसमेंट मेम्ब्रेन का। उसके बाद हमारा बोमेन्स कैप्सूल का विसरल लेयर जहां पे फुट लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहा है जो होता है पोडोसाइट। इस तरह से यहाँ पे फॉर्म होगा फिल्ट्रेशन स्लिट। ओके, ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फॉर्म हो गया। और फिल्ट्रेशन बैरियर भी हम कह सकते हैं क्योंकि सारे सब्सटेंस डायरेक्टली फिल्टर नहीं हो रहे हैं। तो ये देखो, ये पोर्स है जो फिल्ट्रेशन स्लिट कहलाएगा, उसी की हेल्प से यहाँ से सब्सटेंस यहाँ से इधर जाएगा, और यहाँ से आगे इस तरह से सब्सटेंस जो है फिल्टर होगा। तो ये फिल्ट्रेट मटेरियल जो है, फिल्टर मटेरियल, इस तरह से ये आगे पास होता है। ठीक है, तो ये आगे जो पास हो रहा है तो इसमें कुछ सब्सटेंसेस में चार्ज रहेंगे, तो चार्ज पार्टिकल जो है वो भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो भी यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट फिलहाल के लिए हमारे लिए देखिए फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कैसे फॉर्म हुआ और फिल्ट्रेशन स्लिट कैसे फॉर्म हो रहा है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे वही वाला प्रोसेस एक्चुअली हो कैसे रहा है, तो यहाँ पे हम सब्सटेंसेस को लेके समझेंगे कि कैसे एक्चुअली ये सब्सटेंसेस फिल्टर होंगे। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जहाँ पे प्रोटीन है, सोडियम क्लोराइड भी है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ये सारी चीज, किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है, किसी के पास नेगेटिव चार्ज है, और कुछ डायरेक्टली न्यूट्रल है। बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट जो होता है बेटा, यहाँ पे यदि हम देखें तो ये क्या है, इसेंशियल होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के पास नेगेटिव चार्ज रहे। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या चीज फाइनली क्या है, सब्सटेंस पास होगा। तो चार्ज मॉलिक्यूल जो होता है बेटा वो एब्जॉर्ब या फिर रीएब्जॉर्ब हम कहें, वो हमेशा रेडी रहते हैं, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये देखो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की हम बात करें तो नेगेटिव तो पास नहीं होगा बट पॉजिटिव इजीली पास हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम न्यूट्रल कह सकते हैं, न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव इजीली पास हो रहा है, न्यूट्रल जो है वो क्या होगा, पास नहीं होता है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आपको नहीं पूछा जाएगा, तो डोंट वरी, टेंशन ना लो। ठीक है, सिंपल
ऐसे ही लॉजिक मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट था। ठीक, तो आपको इधर का जो पार्ट है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन वाला, इधर का जो पार्ट है फिल्ट्रेशन वाला, ये याद रखो। ये आप नहीं भी याद रखोगे तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और इस तरह से अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो कंसेप्ट समझे, जिसमें यदि हम अपने एनसीईआरटी को यदि देखें, क्या चीज, अपने एनसीईआरटी को यदि हम देखें तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बहुत सारी चीजें अभी हम लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है, क्लियर हो गया ना इतना पार्ट। तो आगे का थोड़ा सा पार्ट जो है, एक काम करते हैं, फिल्ट्रेशन कैसे हुआ वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन जो है उसे समझने के लिए, ठीक है, वापस से हम उसी स्लाइड पे आएंगे और आगे बढ़ते हैं हम इसमें, जिसमें हम लोगों ने जो कंसेप्ट देखे हैं उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी देखिए ये जो प्रोसेस जो हो रही है, तो फिल्ट्रेशन प्रेशर पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि ये भी हमारा हुआ है। ठीक है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 mmHg का होता है, ये याद रखना है, भले आपको पहले डिजिट कुछ भी दिया हो। ठीक, तो अब देखिए फिल्ट्रेशन प्रेशर रहेगा तब जाके सब्सटेंस पास होंगे, अपने आप तो होंगे नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे जो प्रेशर जो होता है, ठीक है, वो फेवर करता है फिल्ट्रेशन को, और प्रेशर अपने आप जनरेट नहीं होगा। पहले आता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कितना होता है 60 mmHg होता है। ठीक है, और 60 mmHg किसकी वजह से हुआ, अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल में डायमीटर डिफरेंस है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन जो है प्रेशर बनेगा। ठीक, बोमेंस कैप्सूल जो है यहाँ पर भी एक प्रेशर होता है जो उसके अगेंस्ट में काम करता है। क्यों काम करता है ये भी मैंने समझाया। और इसी के अगेंस्ट में एक और प्रेशर होता है जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, जिसको कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ग्लोमेरुलर या फिर ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे 34 और 16 mmHg दिया है ये। ठीक, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर से हमको मतलब है कितना होता है, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है वो 10 mmHg का होता है। मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको आंसर देना है, पहले ये वाला कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, तो इसमें देखिए जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को हम ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और जो हमारा है प्लाज्मा और फिल्ट्रेट उसका जो कैप्सुलर प्रेशर है उससे माइनस करें, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो आता है 10 mmHg। तो देखो बेटा यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया, और जब यहाँ पर आपको ब्रैकेट नहीं दिया तो ब्रैकेट नहीं देने की वजह से यहाँ पे 10 mmHg का जो डिफरेंस आपको जो बताया जा रहा है, ठीक है, तो आपको इक्वेशन जो है दोनों भी माइनस करके भी एग्जाम में आ सकती है। यहाँ पे ब्रैकेट देते तो यहाँ पे हमको प्लस करना पड़ता, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया तो दोनों भी जगह माइनस है, तो जिसका नेट जो है वो 10 mmHg ही आएगा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। यहाँ पे हम लोगों ने जो है इसके पहले जो देखे थे इसको 35 लिए थे और इसको 15 लिए थे, तो डोंट वरी, प्लस माइनस कुछ भी चलता है। कुछ और बुक में जाओगे तो ये डेटा आपको कुछ और भी मिलेगा। ठीक है, फिर ये यदि 55 कर दिया तो फिर वो इधर 30 और 20 हो जाएगा। ठीक, बट इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर से जो होता है 10 mmHg का। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, जिसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन ये है कि यदि मान लो फिल्ट्रेशन प्रेशर -10 mmHg है, ठीक है, तो इसके कंडीशन में मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। -10 mmHg है तो नंबर 1, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का रेट जो है ये 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स जो है इंक्रीज हो गया, ये फर्स्ट ऑप्शन है। ध्यान से सुनना, ये ऑप्शन में ऐसे लिख नहीं रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 ये है कि -10 mmHg प्रेशर होने की वजह से जो रीएब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म है ये इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन 3, -10 mmHg प्रेशर होने की वजह से जो सब्सटेंसेस फिल्ट्रेट में था
या फिर जो कैप्सुलर प्लाज्मा या कैप्सुलर फ्लूइड था इसका मूवमेंट रिटर्न बैक ग्लोमेरुलस में होगा। ऑप्शन 4, -10 mm एसजी प्रेशर होने के बाद भी ग्लोमेरुलस तक के फ्लो नहीं होने वाला है कैप्सुलर का, क्योंकि ये सिर्फ ब्लड इधर से आने वाले के लिए ही मेम्ब्रेन ओपन होती है, बट पोडोसाइट और जो फेनेस्ट्री है वो रिटर्न बैक वालों के लिए काम नहीं करता है। आंसर देंगे, यस का आंसर है। प्राइवेट में आंसर देना बेटा। यस का आंसर आया है, कोशिका का आंसर आया है, खुशी का आंसर आया है, योगेश्वरी सही है और आर्यन सही है, बाकी कोई भी सही नहीं है अभी तक के। आई थिंक नो बेटा, योगेश्वरी आर्यन आप भी सही जो है। कौन सा ऑप्शन बताया, सी में कौन सा ऑप्शन बताया था, मैं भूल गया, एक बार रिपीट कर दो तब मैं बोलूंगा आप सही हो। अथर्व का आंसर आया बेटा, अथर्व का आंसर 2 आ रहा है। नहीं बेटा नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 में क्या बताया, मैं भूल रहा हूँ अभी, एक बार बताओ। ये क्वेश्चन बनाया हुआ है बेटा, ये ऐसे कोई रेडीमेड नहीं है, मैं सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए उसको चेक करने के लिए यहाँ पे नहीं बेटा प्रहलाद, ऑप्शन सी ये वाला है क्या? हाँ शायद ये ऑप्शन डी इधर था, ए बी सी। हाँ चलो ठीक है, जो भी है। अब देखो कंसेप्ट जो है आपके क्लियर हुए कि नहीं हुए पता नहीं। इसी में मैं आपसे, ये माइनस था तो बेटा देखो ये हमेशा प्लस में रहता है, प्लस में जब रहेगा तब जाके ही सब्सटेंस यहां से इधर पास होंगे, समझ रहे हो? यदि इसको हम माइनस कर देते तो माइनस करने की वजह से सब्सटेंस इधर से इधर पास ना हो करके सब्सटेंस क्या होंगे बेटा, उल्टे जाएंगे ना बेटा। सब्सटेंस इधर से इधर चले जाएंगे क्योंकि इधर का प्रेशर बढ़ गया है, और इधर प्रेशर बढ़ा तो ये धक्का दे रहा है ना इसको, इधर धक्का दे रहा है, इधर धक्का दे रहा है इधर। फिर भले वो पोडोसाइट तो फेनेस्ट्री है तो उसको तो जगह मिल रही है ना यहाँ से इधर जाने के लिए, इधर से इधर नहीं आएगा, अभी इधर से इधर जाएगा, उल्टा काम हो जाएगा वो, बट ऐसा होता नहीं है। सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है वहां पर। प्लस रहा तो इधर और माइनस रहा तो इधर, सिर्फ यही फर्क हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये फिल्ट्रेशन प्रेशर जो हमेशा होता है +10 mmSg का होता है। आप समझ में आ गया होगा आपको, गुड पार्थ, समझा क्या लॉजिक है इसके पीछे? आपको समझा होगा कि फिल्ट्रेशन प्रेशर जो हम पढ़ क्यों रहे थे, क्या रिलेशन था इसका। वो सिर्फ 10 mmSg नहीं बेटा, उस पर क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे समझ में आ गया ना आपको? तो ये जो प्रेशर है इसकी वजह से क्या होगा बेटा, ये फिल्ट्रेशन को फेवर कर रहा है, ठीक है। तो जीएफआर जो होता है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा जो है जितना फिल्ट्रेट हुआ बोमेंस कैप्सूल में पर यूनिट ऑफ टाइम कितना होता है एवरेज 125 ml पर मिनट, 180 लीटर पर डे। 1 आवर्स का कितना होता है, लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया था, आंसर करेंगे जल्दी से, ठीक है। मींस <1% वॉल्यूम ही एक्सक्रीट हो रहा है, ये भी याद रखना है आपको। यस कब हर आंसर आया, बाकी लोगों का आंसर नहीं आया मुझे। 125 ml पर मिनट, ये 1 मिनट का है, तो 1 घंटे का मतलब मल्टीप्लाई बाय 60 होगा क्या? हेलो, हाँ 75। अच्छा मुझे अभी एक आंसर देंगे, ठीक है। 1 घंटे का हमको देखना है, तो 7.5 लीटर पर आवर्स
7500 ml per hour, 6500 ml per hour, 6.5 लीटर पर आवर्स। कौन सा आंसर आएगा इसमें बताओ? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप बोलोगे एनसीईआरटी से बाहर आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। कोशिका का और यश का आंसर आया है, प्रहलाद का आंसर आया है, पार्थ का आंसर आया है, योगेश्वरी, प्रज्वल बेटा वेरी गुड ग्रेट, ऐसे ही आंसर चाहिए था मुझे, बहुत बढ़िया। बाकी लोग? योगेश्वरी वेरी गुड बेटा। सिर्फ 2 लोगों को मालूम हुआ। अथर्व ओके। 37 स्टूडेंट का बैच अभी है, मतलब स्टूडेंट वैसे ही कम है आज, और आंसर सिर्फ कुछ ही लोग दे रहे हैं, मतलब कुछ ही लोगों को एग्जाम में पास होना है। जो आंसर देगा बेटा हर टाइम पे वही आगे बढ़ेगा, याद रखना, ये फैक्ट है। जितने ज्यादा एक्टिव रहोगे ना आप, उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है और उतनी जल्दी सक्सेस मिलती है। और आप बोलोगे कि वो बाजू वाले ने तो आंसर दे दिया, मेरा भी तो वही है, तो मैं क्या करूं? तो बाजू वाले ही आगे बढ़ेगा बेटा, आप नहीं बढ़ोगे। चलो कई लोगों के आंसर मिल रहे हैं बेटा, सही है, कुछ भी गलत नहीं है, बट मुझे ये बताओ, ये दोनों का मीनिंग तो एक ही हुआ ना? तो आंसर सिर्फ आप एक ही क्यों दे रहे हैं? मोर देन 2 ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि सिर्फ मुझे एक ही आंसर चाहिए। वेरी गुड प्रहलाद। ओके, दोनों की बात तो एक ही है, तो एग्जाम में आपको दोनों भी तरीके से पूछा जा सकता है। फिर आप बोलोगे सर ने तो ऐसा पढ़ाया ही नहीं, तो बेटा अपना लॉजिक लगाओ ना यहाँ पर। ये दोनों ऑप्शन सही है, तो दोनों भी आ सकता है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट पे। और नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हम समझेंगे, मींस यहाँ पे हम क्या, जीएफआर जो है मींस नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है कितना है, और उसमें माइनस हुआ तो क्या होता है, ये अभी हम लोगों ने यहाँ पे समझे। बेटा वॉइस आ रहा है ना मेरा? हेलो, आई थिंक नेटवर्क का इश्यू दिख रहा था मुझे, अभी कुछ नहीं होगा। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी समझाने वाला पार्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं था जो मैंने नहीं समझाया, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा का इन्फॉर्मेशन है, तो हमारे लिए कोई नीड नहीं है। ये के एफ वैल्यू क्या होता है, नेट फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, उससे जीएफआर निकालते हैं, डोंट वरी, ठीक है, भूल जाओ इसको, फॉरगेट अबाउट दैट, नो नीड, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग बेटा जो समझेंगे, ठीक है, कौन सा पार्ट, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो समझने वाले हैं वो काउंटर करंट मैकेनिज्म समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जीएफआर जो है ये इंडिकेटर होता है किडनी फंक्शंस के लिए। आपको एक चीज मैं बता देता हूं, यहाँ पे एक इनुलिन होता है। इनुलिन जो है बेटा ये एक प्लांट है, ठीक, इनुलिन जो है ये एक प्लांट है। इनुलिन जो है प्लांट में प्रेजेंट होने वाला एक सब्सटेंस है जिसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि एक पॉलीमर है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स का। तो इनुलिन जो है बेटा ये कार्बोहाइड्रेट जब यदि हम इसे खाएंगे तो इसका डाइजेशन नहीं होता है। पहली चीज, जैसे हमने स्टार्च को कंज्यूम किए तो स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है, लेकिन इनुलिन का डाइजेशन नहीं होता है। तो इनुलिन डाइजेस्ट नहीं हुआ तो ये ऑब्वियसली एब्जॉर्ब तो हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे ये ब्लड में चला गया। अब हमारे ब्लड में जाने के बाद जब ये किडनी में जाता है तो किडनी में जाने के बाद जो ग्लोमेरुलस है उससे इजीली फिल्टर हो जाता है। तो ये फिल्टर हुआ तो इसको हमको चेक करना है, तो चेक करने के लिए बेटा केएफटी जो होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, उसके लिए इनुलिन का यूज किया जाता है। ये जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी समझाऊंगा, बट आपको अभी ये याद रखना चाहिए, ठीक है, रखना ही पड़ेगा। केएफटी के लिए हमको इनुलिन का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और यदि जीएफआर सही चल रहा है तो जीएफआर जो है एक इंडिकेटर होता है किस चीज के लिए बेटा, किडनी फंक्शंस के लिए। जीएफआर कम या ज्यादा होना वो हमें यही बताएगा कि किडनी जो है हमारी काम सही कर रही है या नहीं कर रही है। नहीं कर रही है तो फिर डिसऑर्डर हो गया है किडनी को, और डिसऑर्डर होने की वजह से फिर हमको क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे अफेक्ट हुआ उसके लिए डायग्नोस करना पड़ेगा, ठीक है।
और फाइनली हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कहाँ पे प्रॉब्लम आया। और इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हो ये नेट फिल्ट्रेशन रेट जो है, ठीक, ये कितना है, कैसे निकालना है, तो ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया, ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं, जिसकी हेल्प से हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, जो कि +10 mmSg नेट फिल्ट्रेशन रेट आता है। ये हम लोगों ने इसके पहले स्टडी की है। ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा वैसे, ठीक है, ये वाला ज़्यादा ही वही अगेन एंड अगेन रिवाइज करने का नीड नहीं है। किसी को कुछ पूछना है तो आप मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। नेट फिल्ट्रेशन रेट, किसी को डाउट है तो मैं बता दे रहा हूँ तो अभी क्या है बेटा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, बोमेन कैप्सूल का जो प्रेशर है और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, तो ये 60 था, इसमें से इसको और इसको हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करना है तो देखो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किसकी वजह से हो रहा है, अफरेंट और रिफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। उसके बाद फाइनली जो है जो कि +10 mmSg की वजह से हमारा फिल्टर वहां पे सब्सटेंस फिल्टर होगा। ओके, तो ये था हमारा GFR, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, और ऑलमोस्ट आपका टाइम हो गया बेटा। तो आगे का जो पोर्शन है मैं आपको आज तो नहीं बट नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं क्लियर करूंगा। थैंक यू बेटा। मोटिवेशन चाहिए आपको तो मैं मोटिवेशन बहुत सारे लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, है बहुत सारे, बट क्या है, टाइमिंग और सिलेबस को देखते हुए मैं ज़्यादा बात नहीं करता आपसे, लेकिन कोशिश करूंगा कि आगे आपको जब जब जरूरत रहे मेरे तरफ से कुछ ना कुछ आपको इस तरह से जो है मैं आपको दूंगा। संडे को क्या रखना है पार्थ, क्या बोल रहे, नहीं समझा मैं, संडे को क्या रखना है? हाँ, ज़्यादा मोटिवेशन लेने से ज़्यादा मेहनत भी करनी होती है, दोनों मिलेगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो। संडे क्या रखना है पार्थ, कुछ मैसेज किए थे क्या आपने? ओके, चलो तो फाइनली आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आगे का पोर्शन नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग ज्वाइन कर लिए। कोई स्टूडेंट यदि नया आया होगा तो उसके लिए मैसेज है, नहीं तो आप लिंक पे भी जाओ, यहाँ पे ज्वाइन करो, आपको सारे अपडेट और सारा डेटा आपको मिल जाएगा। क्या करना है नहीं समझते तो मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है। यूट्यूब का लिंक है वहाँ पे, डिस्क्रिप्शन है, कांटेक्ट कैसे करना है वो दिया हुआ है, या फिर कनेक्ट होने के लिए पीडीएफ मिला है, वहाँ पे ये सारी चीज़ों को मैंने हाइपरलिंक कर दिया हूँ। और हाइपरलिंक करने के बाद आपको कैसे कनेक्ट होना है ये सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, चलो तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय बेटा।